नमस्कार। आज हम एक ऐसी विश्लेषणात्मक प्रस्तुति में उतरने वाले हैं जो रानी लक्ष्मीबाई की कहानी को एक बिल्कुल नए और सच कहूं तो बहुत ही अनोखे दृष्टिकोण से पेश करती है। हम वृंदावन लाल वर्मा की रचना पर आधारित एक दृश्य नाटक यानी एक विजुअल प्ले का विश्लेषण करेंगे। इसकी सबसे खास बात इसकी दृश्य शैली है, इसके स्केचेस, इसका रॉ आर्ट स्टाइल जो इस महागाथा को एक अलग ही दिशा में ले जाता है। तो बिना देरी किए चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। अब इस कवर आर्ट पर ही गौर कर लीजिए। कहानी शुरू होने से पहले ही ये एक कच्चा, बिना किसी बनावटी चमक दमक वाला यथार्थवाद स्टैब्लिश कर देता है। इन रेखाओं की सख्ती देख रहे हैं हम। यही इस नाटक की असली जान है, जो पहले ही फ्रेम से उस अदम्य साहस और दृढ़ता की नींव रख देती है। और कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल सीधे उस लेजेंड के साथ, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की वो अमर पंक्तियां, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नाटक में इन्हें गाते हुए बच्चों का प्रवेश होता है। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये आते ही विद्रोह और वीरता के एक पूरे एपिक का फ्रेम सेट कर देता है। चलिए अब मनु के शुरुआती जीवन की सफर पर नजर डालते हैं। काशी में जन्म, 4 साल की छोटी सी उम्र में मां का गुजर जाना और फिर मोरोपंत और बाजीराव के संरक्षण में नाना साहब के साथ उनका पालन पोषण। ये कालक्रम एक ऐसी जमीन तैयार करता है जहां से उनका असाधारण चरित्र आकार लेने लगता है। यहां से हम एंटर करते हैं नाटक के पहले हिस्से में, निडर बच्ची छबेली की कहानी। इस स्रोत सामग्री का लाइन ड्रॉन आर्ट स्टाइल वाकई बेहद शानदार और डायनामिक है। चित्रकार की कलम की तेजी देखिए, जो युवा मनु की उस असीमित ऊर्जा को बिल्कुल पकड़ लेती है। एक छोटी बच्ची जो निडर होकर अपने लड़के साथियों को घुड़सवारी में पीछे छोड़ रही है। इसमें एक अजीब सी रफ्तार और बेखौफ अंदाज साफ दिखाई देता है। तो यहाँ सबसे दिलचस्प पॉइंट ये निकल कर आता है कि मनु का स्वभाव उस दौर की पारंपरिक लैंगिक उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। बड़े बुजुर्ग चाहते थे कि वो आराम से बैठें, बस महाभारत की कथाएं सुनें और घरेलू जीवन पर ध्यान दें। लेकिन मनु की सच्चाई, वो तो तलवारबाजी, तेज घुड़सवारी और युद्ध की रणनीतियों पर चर्चाएं करने में ही अपना पूरा वक्त बिताती थीं। इन रेखाओं में चेहरे के भावों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जब मनु घुड़सवारी के दौरान घायल हुए और खून से लथपथ नाना साहब को अकेले उठाकर घर लाती है, तो उसके पिता मोरोपंत के चेहरे पर एक गहरा सदमा और डर है। लेकिन वहीं मनु के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, बस एक शांत और गहरे आत्मविश्वास की झलक है। ये डायलॉग ना वाकई में मनु के बचपन की उस हिम्मत को पूरी तरह डिफाइन कर देता है। जब उन्हें हाथी की सवारी करने से रोका जाता है तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने बड़ों से कहती है कि उनके भाग्य में एक नहीं पूरे 10 हाथी लिखे हैं। ये लाइन बताती है कि वो बचपन से ही जानती थी कि उनकी किस्मत में कुछ बहुत ही ग्रैंड और राजसी तय है। यहाँ से कहानी बचपन के खेल कूद से आगे बढ़कर राज सिंहासन के लिए तय उनकी नियति की ओर मुड़ती है। इन पात्रों के डिटेल्स पर गौर कीजिए। ज्योतिषी तात्या दीक्षित जब राजा गंगाधर राव के सामने मनु की जन्मपत्री देखते हैं तो उनके चेहरे का आश्चर्य इन लाइंस के जरिए बेहद सटीकता से उकेरा गया है। उन्हें तुरंत एहसास हो जाता है कि इस विद्रोही लड़की की ग्रह दशा एकदम सटीक है और वो एक बेहद शक्तिशाली महारानी बनने के लिए ही पैदा हुई है। राजमहल के जीवन की तैयारियों के बीच भी मनु की शर्तें अपनी थीं। ये दिलचस्प स्केच दिखाता है कि कैसे वो महल के नियम तोड़ रही थी। वो अपनी नई सहेलियों और दासियों से साफ कह देती हैं कि उन्हें सिर्फ संगीत या श्रृंगार नहीं बल्कि युद्ध कला में भी महारत हासिल करनी होगी। और ये कोई ऐसी ही मांग नहीं थी। नाटक में इन शर्तों को बहुत स्ट्रिक्टली दिखाया गया है। सहेलियों के लिए घुड़सवारी, तलवारबाजी, बंदूक चलाना और बर्छी कटार का अभ्यास बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया था। एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन्होंने अनजाने में ही सही पर बहुत पहले ही एक महिला मिलिशिया की ठोस नींव रख दी थी। अब हम इस प्रस्तुति के सबसे भावुक, दुखदायक और विजुअली इंटेंस चैप्टर में एंटर करते हैं, त्रासदी और ब्रिटिश विलय। इन दो दृश्यों को जब एक साथ रखा जाता है तो कहानी का अचानक और भयानक बदलाव पूरी तरह से महसूस होता है। एक तरफ विवाह का वो शानो शौकत वाला माहौल और दूसरी ही तरफ राजा के निधन का वो विनाशकारी पल। ये रैपिड शिफ्ट उन रेखाचित्रों की गहराई और शेडिंग में बहुत ही मार्मिक तरीके से दिखाया गया है। और यहां से आता है एक बेहद अहम दृश्य। अंग्रेज दूत एलिस को दिखाने के लिए जिन सख्त और कठोर रेखाओं का इस्तेमाल हुआ है वो सच में गौर करने लायक है।
वो दरबार में खड़ा होकर बेहद ठंडेपन से, बिना किसी भावना के, गवर्नर जनरल का वो फरमान पढ़ रहा है जिसमें रानी के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया गया है। इस फरमान के साथ आती है ये स्पेसिफिक संख्या 5000, एक पूरे संप्रभु राज्य, एक पूरी रियासत को हड़पने के बदले में पेश की गई ये मामूली सी मासिक पेंशन। ये छोटा सा नंबर ब्रिटिश हुकूमत के अहंकार और अन्याय का एक सबसे बड़ा प्रतीक बनकर उभरता है। और इस बेहूदे फरमान के जवाब में गूंजती है नाटक की सबसे जबरदस्त, सबसे ऐतिहासिक लाइन, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये अंग्रेजी मांगों के सामने घुटने टेकने से एक साफ अडिग इनकार है। यही वो पल है जब छबीली पूरी तरह से झांसी की रानी के रूप में आकार ले लेती है। आखिरी हिस्सा पूरी तरह से केंद्रित है विद्रोह के उस महासंग्राम और पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य पर। झांसी के किले पर इस फहराते हुए विदेशी झंडे का दृश्य कहानी में एक बहुत ही गंभीर टर्निंग पॉइंट का काम करता है। ये एक दुख में डूबी विधवा को एक अत्यंत कुशल सैन्य कमांडर में तब्दील कर देता है। ये विजुअल आगे आने वाले तूफान की गूंज पैदा करता है। अब स्थिति की गंभीरता को इस दृश्य से समझिए। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई महान विद्रोही नेता तात्या टोपे के बिल्कुल बराबर में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। दोनों रणनीतियों पर गहरी चर्चा कर रहे हैं। इस आर्ट स्टाइल में अब जो डार्क और सीरियस टोन आ गया है वो युद्ध की अनिवार्यता को बहुत ही खूबसूरती से बयां करता है। तैयारी का ये फेज बताता है कि ये विद्रोह सिर्फ जज्बातों पर नहीं टिका था। महिला टुकड़ियों की ट्रेनिंग, भूगोल और नक्शों का गहरा अध्ययन, गुप्तचर नेटवर्क बनाना और तो बारूद इकट्ठा करना, उनका ये सैन्य कौशल और ये बेहद ऑर्गेनाइज्ड लॉजिस्टिक्स ही वो थे जो उन्हें बाकियों से अलग बनाते थे। अब जैसे ही इस दृश्य नाटक का पर्दा गिरता है, ये हमारे जहन में एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। कैसे एक छोटी, नटखट और चुलबुली लड़की जिसने कभी भी पुरानी परंपराओं में बंधने से इनकार कर दिया था, उसका यही इनकार आगे चलकर पूरे देश में आज़ादी की एक ऐतिहासिक लड़ाई की चिंगारी बन गया। उनका ये अदम्य साहस, वो अटूट हिम्मत जिसे कभी गुलाम नहीं बनाया जा सका, सच में एक अमर विरासत है। तो दोस्तों, इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली खास प्रस्तुति में।